इशफाक साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में भी एसी लगवा लिया ताकि बूढ़े मियाँ बीवी गर्मी से बच सकें, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगाए हुए थे और बिल बाप के पैसों से अदा करते थे। महीने बाद 60,000 बिल आया तो बेटे आग भगोला हो गए और उन्होंने इशफाक साहब का एसी उतार कर बेच दिया और इन्हें खूब गालियाँ देकर छत पर शिफ्ट कर दिया। और रात को शदीद गर्मी से इशफाक साहब और बेगम बीमार हो गए तो वो रात को घर छोड़कर चले गए। और अगले दिन जब बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब इशफाक साहब नमाज पढ़कर वापस घर आए तो पसीने से शराबूर हो चुके थे। घर आए तो बीवी जोहर की नमाज पढ़ के फारुग हुई थी। इशफाक साहब का सांस बुरी तरह फूल जुड़ रहा था। कहने लगे, फैसल की माँ, मुझे ठंडा पानी पिला दो, ऐसा करो कि नींबू पानी बनाकर दे दो, दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि डूब जाएगा। ये सुनकर वो फ़ौरन से उठी, छोटे से किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और इशफाक साहब को दे दिया। वो घूंट घूंट पानी पीने के बाद इन्हें कुछ होश आया। शदीद गर्मी और पसीने की वजह से इनका बीपी लो होने लगा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात इतने हैं कि महीने बाद में ख़त्म हो जाता है और पैसे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। बीवी कहने लगी, फैसल के अब्बा, फैसल के कमरे में भी एसी लगा है और नमान के कमरे में भी, ऐसा करें कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा देते हैं, बल्कि आजकल तो किस्तों पर भी एसी मिलते हैं। और मैंने सुना है कि अब तो ऐसे एसी भी आ गए हैं जिनसे बिजली का बिल कम आता है। इशफाक साहब ने कंधे पर रखा रुमाल से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा। कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, असल में मैंने एक कमेटी डाल रखी थी जो इसी महीने खुलनी है, 1,20,000 की है और इसमें एसी आ जाएगा। जहां 2 कमरों के एसी का बिल अदा होता है, हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी ये बिल मेरी ही पेंशन से अदा होता है। ये सुनकर इशफाक साहब की बीवी ने सुकून का सांस लिया था। घर बड़ा था, फैसल का और रमान का दोनों का कमरा बहुत बड़ा था। हालांकि दोनों का बस एक ही बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगे हुए थे और दिन रात चलते थे। शादी के फौरन बाद दोनों बहुओं ने सास से बनाकर नहीं रखी थी और ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी। वो अपना नाश्ता खुद ही बनाती थी। जब देखा कि बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करती और ना ही इनका काम करना चाहती हैं, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा, तुम लोग हम दोनों की फिक्र मत करो, बस अपने अपने शोहर का नाश्ता बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था क्योंकि इशफाक साहब की बीवी ने कभी सास बनने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए वो अपना और इशफाक साहब का खाना खुद बनाती थी, लेकिन घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल इशफाक साहब की पेंशन से भर दिया जाता था, बाकी के अखराजात इनके बेटे पूरे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, इसलिए जिसको जो पकाना होता था वो पका लेता। लेकिन इशफाक साहब को ज़रूर अपने बेटों से ये गिला रहता था कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बेटों ने शादी करके बीवियों का साथ दिया था। बहरहाल अगले ही रोज़ इशफाक साहब की बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। इशफाक साहब की तो तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो सफ़र नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी बीवी रोई जा रही थी। उन्होंने इसे गोम भिजवा दिया और जानते थे कि 15 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए 15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ चुकी थी। लेकिन दोनों के ही मुंह बने हुए थे। इशफाक साहब को शुगर का मर्ज लाहक था, इसलिए इन्हें नाश्ता सुबह सवेरे 9 बजे ही चाहिए होता था, लेकिन बहुएं 12 बजे तक एसी वाले कमरे में से बाहर ही नहीं निकलती थी। इशफाक साहब दोनों बेटों से कह चुके थे कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती, अपनी बीवियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह 9 बजे करता हूँ, मुझे उठकर नाश्ता बना दिया करे। दोनों बेटे बुरा समूह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के हाथों में बिल पड़े हुए थे। जानते थे कि बीवियाँ साबर शाकर और खिदमतगजार हरगिज़ नहीं हैं। लेकिन अगले ही रोज़ 9 बजे दोनों बेटों की बीवियाँ किचन में मौजूद थी, लेकिन बर्तन ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी। इशफाक साहब जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। छोटी बहू बड़ी से कह रही थी, खुद तो बुढ़िया बहाना बना के गाँव चली गई और इस मुसीबत को हमारे सर पर छोड़ गई। छोटी बहू कहने लगी, एक तो इस बुढ़े के बड़े नखरे हैं, नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को चाय 4 बजे चाहिए। तौबा है भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं और सुबह उठो, इस नवाब के लिए नाश्ता बनाओ। बहुओं की बातें सुनकर इशफाक साहब का दिल दुखी हो गया था। इनके उठने से पहले पहले इनकी बीवी इनके लिए नाश्ता रख देती थी।
नाश्ते में वो साबूदाना लेते थे, लेकिन बिना चीनी के। चाय भी बिना चीनी के ही पीते थे। कभी वो साबूदाना बना देती थी तो कभी दलिया, लेकिन बहू ने बेकरी के बिस्किट और एक कप चाय पटक कर टेबल पर रख दी। चाय में पानी ज़्यादा था और दूसरा पत्ती भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इशफाक साहब इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी, बमुश्किल जब उन्होंने पहला घूंट भरा तो बिल्कुल ही कड़वा था। उन्होंने चाय वापस रख दी। दोनों बहुएं दोबारा से अपने कमरे में घुस गई थी। आज तो लगता था गर्मी का दर्जा हरारत भी अपने अरूज पर था। लॉन्ज में भी हवा नहीं थी, पसीना था कि सूखने का नाम ही नहीं लेता था। हालांकि इशफाक साहब अभी नहा कर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से शराबोर थे। इस पर जे काली कड़वी चाय एक घूंट ही मुंह का जायका कड़वा कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बिखरा पड़ा था। हालांकि इनकी बीवी बहुत नफीस और सफाई पसंद थी। रात को ये भी नहीं देखती थी कि बर्तन बहुओं के हैं या अपने। पूरे किचन साफ करके फिर ही कमरे में आती थी। किसी बात पर बहुओं से झगड़ा नहीं करती थी। बहुओं का जी चाहता काम करती, नहीं जी चाहता ना करती। कभी कभी तो ऐसा होता दोनों ही खाना ना बनाती और दोनों बेटे माँ से कहते कि माँ, आपने अब्बा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दें। असल में आज रोमाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा कहने लगा फ़ायज़ा भी बीमार है, वो बेचारी चुप करके बच्चों को भी खाना खिला देती, ताज़ी रोटी बना कर देती। सारी ज़िंदगी इसने इशफाक साहब को ताज़ी रोटी भी पका कर दी थी, ताज़ा खाना देती थी। अगर कभी कभार रात को रोटी बच भी जाती तो सवेरे उठकर खुद नाश्ते में खा लेती, लेकिन कभी भी इशफाक साहब को रात की रोटी नहीं दी थी। बीवी और बहू होने का जो हक इनकी बीवी ने अदा किया था, बहुएं तो इससे बहुत दूर थीं, बदलिहाज और बदतमीज़ भी थी। इशफाक साहब ने किचन की बिखरी हुई हालत देखी। रात के बदबूदार बर्तन शेल्फ पर पड़े हुए थे। किचन काफ़ी बड़ा और कशादा था, लेकिन इस वक्त बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोली, वहाँ से ब्रेड निकाली और मक्खन निकाला। 2 स्लाइस पर मक्खन लगाया और खाया और पानी से इस ब्रेड को अंदर निगला था। आंखों में आंसू थे। बीवी की याद शिद्दत से आई थी, लेकिन गम और तकलीफ़ ऐसी थी कि इसे भुला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी इन्हें बासी दिया गया था। रात की सूखी रोटी और पिछली रात का सालन था। एक तो गर्मी की शिद्दत अरूज पे थी, दूसरा लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए गर्मी की वजह से फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया था। सालन ख़राब हो चुका था, इससे बदबू सी उठ रही थी। इशफाक शाह साहब ये सोच रहे थे कि आज तक इन 30 सालों में इनकी बीवी ने कभी इन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और बासी सालन देखकर और इससे उठने वाली बदबू सूंघकर इनका जी खराब हुआ था। उन्होंने रोटी वहीं छोड़ दी। अपनी बहू से कहने लगे, मुझे बस एक गिलास दूध दे दो। कहने लगी, एक तो अब्बा जी के नखरे बड़े हैं, अभी मैंने रोटी सालन दिया और आपको अब दूध याद आ गया। इशफाक साहब को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, अपने बाप को ऐसा खाना खिलाती थी क्या? सालन सूंघ के देखो कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की दी है। हालांकि इशफाक साहब की बीवी कह के गई थी, बहुओं से ज़्यादा उलझिएगा मत, लेकिन इशफाक साहब का ज़ब्त यहीं तक था। ये सुनकर तो बड़ी बहू का मुंह फूल गया, गुस्से से लाल पीली हुई थी। कहने लगी, ऐसा करें, अम्मा जी को बुला लें, आपको तो वहीं संभाल सकते हैं। क्या मुसीबत है, कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। अच्छा भला सालन है, लेकिन बदबू आ रही है। नखरे तो देखो, जैसे कि सारे घर का खर्च उन्होंने उठा रखा है। बड़ी बहू ने बिना लिहाज रखे बड़ी बातें सुनाई थी। बहरहाल वो अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। इस वक्त इसकी उम्र 7 साल थी। इशफाक साहब ने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया और जल्दी से किचन में गया। शीशे का गिलास लिया, फिर फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया। कहने लगा, दादा अब्बा ये पी लें। पोते को देखकर इशफाक साहब को इस पर बड़ा प्यार आया था। इसे गोद में बिठाकर चूमने लगे। कहने लगे, तू मेरा खून है ना, इसलिए तेरे अंदर बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादा भूखा ना रह जाए। वो भी दादे के सीने के साथ लग गया। कहने लगा, आप फिक्र ना करें, जब अम्मा बूढ़ी हो जाएंगी ना तो मैं भी अपनी बीवी से कहूँगा अम्मा को बासी खाना दे। इसने आंख दबाते हुए ये कहा था, जैसे अपने दादा को राज़ी करना चाहता हो। बेख्तियार इशफाक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। बच्चों की बातें ही ऐसी होती हैं जो इंसान को बहला देती हैं। रात को बेटे भी आ गए थे। खाना टेबल पर लगा तो अजीब सा सालन था। हालांकि चिकन और आलू का शोरबा बना था, लेकिन शोरबे में प्याज तैरते हुए नजर आ रहे थे। इशफाक साहब तो देखकर ही भड़क उठे। कहने लगे, ऐसे बनाते हैं खाना? कहने लगे, फैसल तुम ये देख रहे हो, टमाटर और प्याज अलग तैरते नजर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया है तुम लोगों को? हरे औरत के नाम पर धब्बा हैं तुम्हारी बीवियाँ, इन्हें कोई सलीका तरीका नहीं आता।
फैसल कहने लगा, इतना भी बुरा नहीं बना। इसने वही सालन अपनी प्लेट में डाला और बेटे के साथ खाना खाने लगा। अगर अम्मा को खाना अच्छा पकाना आता था, घर साफ सुथरा रखना आता था, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब्बा, या तो आजकल की लड़कियां आला तालीम हासिल कर लें या फिर घर के काम और सलीका तरीका सीख लें, हम भी तो गुजार रहे हैं ना। इशफाक साहब कहने लगे, ये अच्छी तालीम है ना, जो ससुर के सामने ज़बान दराजी से रोकती है और ना ही सलीका तरीका सिखाते हैं। इससे तो तुम्हारी अनपढ़ माँ ही अच्छी थी। आज तक कभी इसने मेरे माँ बाप के सामने उफ तक नहीं किए और ना ही मुझे कभी ऐसा खाना खिलाया। शादी से पहले तो तुम लोगों के भी बड़े नखरे थे, आज ज़रा सा सालन में नमक तेज़ हो गया। तुम्हारी माँ से ज़्यादा कम होता तो तुम दहाड़ते, कहते कि अम्मा ये क्या कर दिया, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करें, ये खाना है, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं देता, तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। ये कहकर वो टेबल से कुर्सी पीछे करके खड़े हो गए। कहने लगे, फैसल, खाना खाने के बाद मुझे बाज़ार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूँगा। फैसल कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही ला देता हूँ। और भी कुछ चाहिए हो तो अभी बता दें। कहने लगे, सुबह नाश्ते के लिए मुझे डब्बा रोटी और सादा दूध चाहिए। ऐसा करो, डब्बा रोटी तुम ला दो, दूध मैं खुद ले लूँगा, और अपनी बीवियों से कहना कमरे में बैठी रहें, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा नाश्ता बनाने की। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हुए थे इनकी बीवी को मेके गए हुए, लेकिन इनका ये हाल था कि मजबूरन बीवी को फ़ोन करना पड़ा। वो बेचारी रोई जा रही थी। कुछ देर इसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन यहाँ रुकोगी? वो कहने लगी, इशफाक साहब, मेरी बहन गई है, इसके बच्चे अभी बहुत रो रहे हैं, कहते हैं खाला जान चंद दिन तो हमारे पास रुक जाए। वो कहने लगे, अगर तुम यहाँ रुक गई तो शायद मैं मार जाऊँगा। ये सुनते ही वो कहने लगी, इशफाक साहब, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगे, इन दोनों लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना के रख दी है। कड़वी चाय मेरे आगे रख देती हैं, कभी बासी रोटी और कभी बासी सालन। तुम जानती हो मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। ज़रा सा कुछ कह दो तो आगे से गज गज लंबी ज़बानें चलाती हैं। मुझसे तो ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ रुकने पर इनकार ना करता, लेकिन खुदा के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 3 दिन इशफाक साहब ने दही के साथ डब्बा रोटी खाकर गुजारा था और 3 दिन बाद इनकी बीवी भी वापस आ चुकी थी। फिर जाके इशफाक साहब को सुख का सांस आया था, लेकिन वो भी गर्मी से बेहाल थी। पूरे जिस्म पर गर्मी से दाने निकल चुके थे। कहने लगी, गाँव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो रहीम ने अपने कमरे में एसी लगा के रखा था तो मुझे वहीं सुला देता था, तो रात अच्छी गुजर जाती थी। लेकिन बेचारा ज़्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। इशफाक साहब की अपनी कमर और सीना दानों से भर चुका था। गर्मी जब शिद्दत से पड़ती है और पसीना इन दानों पर लगता है तो चुभन का एहसास होता है। ऐसी जलन मचती है कि जी चाहता है खजा के पूरा जिस्म ही जख्मी कर लें। दोनों मियाँ बीवी गर्मी की वजह से बेहद परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे इतने अखराजात बढ़ चुके हैं कि हम मज़ीद एसी नहीं लगवा सकते। जैसे ही इशफाक साहब की कमेटी निकली, उन्होंने 1 टन का एसी ले लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर दोनों बहुओं और बेटों को तो जैसे सांप भी सूंघ गया। एसी चला तो दोनों मियाँ बीवी ने सुख का सांस लिया। रात को दोनों बेटे कमरे में आके कहने लगे, अब्बा, आपने बताया नहीं कि आपने एसी लगवाना था। इशफाक साहब कहने लगे, तुम दोनों को कहा था, तुम दोनों ने तो खरा जवाब दे दिया था। मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, इसलिए आज निकली है, इसलिए एसी लगवा लिया। मेरी बीवी को भी तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए। सारी ज़िंदगी मुश्किलों में गुजार दी कि बच्चों की अच्छी नौकरी लगेगी तो फिर हमारे दिन भी फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में बदनसीब हैं। इशफाक साहब शिकवा के बगैर नहीं रह पाए। इनकी बीवी कहने लगी, बस भी कर दें। वो कहने लगी कि बेटा, असल में कमेटी निकली थी और तुम्हारे बाबा की और मेरी गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं, इसलिए मेरे कहने पर ही उन्होंने एसी लगवाया है। और गर्मी की शिद्दत वैसी नहीं रही कि काबिल बर्दाश्त हो, और फिर हमारी जानें भी तो बुढ़ापे को पहुंच गई हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने इशफाक साहब की अस्तीनें ऊपर करके दिखाई, जिस पे मोटे मोटे दाने निकले हुए थे और जैसे खिजा खिजा के उन्होंने जख्मी किया था। कहने लगी, देखो अपने बाप के दोनों हाथ। बेटे शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि बड़ी एहतियात से दोनों मियाँ बीवी एसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो, लेकिन बहुओं ने कभी इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखा। 24 घंटे एसी चलाती थी, लम्हा भर के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मुश्किल ही 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आती, फटाफट जैसी तैसी हांडी बनाई और जान छड़ाई। बहरहाल इनके शोर इनका हर किस्म का खाना खा लेते थे, इसलिए ना तो इशफाक साहब को कोई इतराज़ था, ना ही इनकी बीवी को। लेकिन महीना गुजरने के बाद जब बिल 60,000 आया
تو بیٹوں نے تو جیسے ہنگامہ مچا کے رکھ دیا۔ کہنے لگا ابا آپ دیکھ رہے ہیں، فیصل نے بل اشفاق صاحب کے منہ پہ مارا تھا۔ اشفاق صاحب کو یہ دیکھ کے بڑا غصہ آیا۔ جب انہوں نے بل دیکھا تو 60,000 کا تھا، حالانکہ مہینے میں 50,000 کا بل تو آتا تھا جو ان کی پینشن سے بھرا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے تو کیا ہوا، اب گھر میں 3 اے سی چلیں گے تو بل تو اتنا آئے گا۔ وہ کہنے لگے اسے بھرے گا کون؟ اشفاق صاحب کہنے لگے پہلے بھی میری پینشن سے بھرا جاتا ہے، 10,000 تم لوگ ڈال دو۔ فیصل کہنے لگا میری تو ایسی کوئی لاٹری نہیں لگی کہ میں 10,000 اوپر کے بھر سکوں، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، پھر بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی 15,000 فیس ہے، میں تو بالکل بھی بل نہیں بھر سکتا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا میں کون سا لاکھوں کماتا ہوں، مجھے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا داخلہ کروانا ہے اور ایڈمیشن فیس ہی 50,000 ہے، مجھ سے تو وہ جمع نہیں ہو پا رہا، بل کہاں سے بھروں گا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی پینشن سے تم دونوں کے کمروں کے اے سی کا بل بھر رہا ہوں اور خود گرمی برداشت کر رہا ہوں، اب جب میری باری آئی تو تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو میاں اپنے اخراجات اٹھاؤ، بجلی کا بل تم لوگ اپنے بھرو، میں اپنا بھر لوں گا، رہ گیا راشن کا احسان تو میرے پاس 50,000 آتے ہیں، میں اسی سے اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں بیٹے بھڑک اٹھے، کہنے لگے پھر ایسا کریں اپنے گھر کا انتظام بھی الگ کر لیں اور جہاں سے جانے کی تیاری کریں۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگے میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ بیٹے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ان کی بیوی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہو، تو انہوں نے ماں کو بھی دھکا دیا، وہ بیچاری زمین پہ جا کے گری اور باپ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ اب یہ تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، قانونی طور پر جب آپ کی عمر 50 سے اوپر کی ہو جائے تو بیٹے کی جائیداد کے حقدار بن جاتے ہیں، اس لیے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کرنا، ہم اتنا بل نہیں بھر سکتے اور ویسے بھی کمیٹی نکلی تھی تو ہم ہی دینی چاہیے تھے، ہم ویسے بھی اپنے اخراجات کے لیے بہت پریشان تھے۔ یہ بات چھوٹے بیٹے نے کہی تھی۔ فیصل کہنے لگا چھوڑو ان کا ہاتھ، اے سی اتارو اور اسے بھیجو، ویسے بھی نیا اے سی آرام سے بک جائے گا اور ان دونوں کو چھت والے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بڈھا بڈھی باقی کا وقت وہیں گزارے تو بہتر ہے۔ جتنے زور سے نعمان نے اشفاق صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے ہاتھ میں بے تحاشا درد ہونے لگا تھا، انہیں لگا جیسے ان کی بوڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ درد سے کہرانے لگے، بیوی بھی رونے لگی، حالانکہ زمین پر بہت زور سے گری تھی، لیکن اٹھ کر اشفاق صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں بچوں نے ان کا سامان اٹھایا اور اوپر چھت کے کمرے میں ڈال دیا، جہاں نہ پنکھا تھا نہ لائٹ، اور کہا چلو جاؤ اوپر جا کے سو جاؤ، ہم بھی اے سی اتار کے بیچ دیں گے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اے سی اتار کے بیچ دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت روئے تھے، بچوں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے بڑھاپے کو آن پہنچے تھے، اب وقت تھا کہ زندگی کچھ سکون سے گزارتے، لیکن بچوں نے تو جینا دوبر کر دیا تھا، ایسی زبان اور بدلحاظی کہ دونوں ہی دل برداشتہ ہو گئے۔ اوپر تو گرمی کی شدت اور بھی زیادہ ہوتی تھی، دونوں بیٹوں نے نیچے کے پورے گھر میں قبضہ کر لیا، ان کے کمروں کو بھی تالا لگا دیا تاکہ وہ کبھی اپنے کمرے میں نہ آ سکے۔ گرمی کی تیز ہوا ان کے کانوں میں پڑتی اور پسینہ ان کے زخموں کو لگتا تو وہ بلبلا اٹھتے۔ ایک رات دونوں ہی گھر سے نکل گئے، جب دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ ماں باپ گھر سے جا چکے ہیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ انہوں نے تو خوشی منائی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ بھی ان کا ہو گیا ہے، اور ماں باپ خود ہی گھر سے نکل گئے۔ لیکن اگلے روز جب دونوں آفس جانے کے لیے تیار ہوئے، گھر سے باہر نکلے اور اپنے آفس پہنچے تو ان کے باس نے ان دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نعمان کے باس نے کہا کہ تم نے میری بہت ہی خاص فائل گم کر دی ہے، جس کا مجھے لاکھوں نقصان ہوا ہے، اور میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ فیصل کے باس نے کہا کہ میں تمہیں پیسوں کی ہیرا پھیری کرتا دکھا ہے تو اپنے آرڈر الگ سے لاتے ہو اور مال میری فیکٹری میں تیار کرواتے ہو اور الگ سے ان کو بھیج رہے ہو۔ وہ چوری کر رہا تھا تاکہ اسے الگ سے آمدنی مل سکے، کیونکہ بیوی اور بچوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، اس کی بیوی کی فرمائشیں بہت زیادہ تھیں، اسی وجہ سے دونوں کو ہی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر جب ماں باپ کا دل دکھایا تھا تو یہ وقت تو دیکھنا ہی تھا۔ دونوں روتے دھوتے واپس آ گئے۔ جب بیویوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، تب انہوں نے اپنی بیویوں کو گالیاں نکالی کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور آج ہم اس حال میں آ چکے ہیں، شاید ہمیں فاقے کاٹنے پڑیں۔ اشفاق صاحب اور ان کی بیوی دونوں میاں بیوی گاؤں جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب کی بیوی کی جس بہن کا انتقال ہوا تھا، اس کا بیٹا رحیم بہت اچھا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اشفاق صاحب ان کی بیوی کو بخوشی اپنے گھر میں رکھ لیا، ان کی بہت خدمت بھی کرتے اور انہیں اے سی والے کمرے میں بھی سلاتے تھے۔ اشفاق صاحب نے دوبارہ شہر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اپنے دل سے اپنے بچوں کے لیے بد دعا ہی نکلتی تھی۔ دونوں کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ گھر تک بیچ کر کھا چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی اپنی بیویوں کے میکے میں رہنے لگے اور ہمیشہ ان کے طعنے تشنی سننے کو ملتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا یہی انجام ہوتا ہے۔